खरपतवारों के लाभ। देखो खरपतवारों के लाभ, देखिए अपन ने खरपतवारों का वर्गीकरण पढ़ लिया। अब देखो लाभ क्या क्या होते हैं। किसानों को या कृषि के रूप में लाभ भी मिलता है, खरपतवारों से हानि ही नहीं होती है। हानि तो लगभग भारत में जितनी भी कुल फसल उत्पादन होती है 25 से 30% हानि किससे होती है, खरपतवारों से होती है। लेकिन कुछ खरपतवारों से किसान को लाभ भी मिलता है। एक तो कैसे लाभ, तो पहले बात करें मृदा संरक्षण में सहायक। देखो इसका लाभ क्या हो गया, मृदा संरक्षण में सहायक, मृदा संरक्षण में सहायक कैसे, अरे मृदा का कटाव होगा, अगर खरपतवार खेत में उगे रहेंगे तो जल से भी कटाव नहीं होगा और वायु से भी कटाव नहीं होगा। तो सीधी सी बात है खरपतवारों के लाभ ये हो गए, एक चारे के रूप में। दूसरी बात करें अपन चारे के रूप में, चारे के रूप में कैसे लाभ देगा खरपतवार, पशुओं के लिए चारा की जो भी समस्या है उससे भी निजात मिल जाती है, चारे के रूप में भी खरपतवार काम आते हैं। तीसरा औषधीय रूप में, औषधीय, देखो औषधीय रूप में बहुत से खरपतवार ऐसे हैं जिनसे औषधियां भी बनाई जाती है, औषधियां बनाई जाती है, तो औषधि के रूप में भी आते हैं। अब देखो आर्थिक महत्व, चौथी बात करें अगर खरपतवारों के लाभ में, तो खरपतवारों से आर्थिक महत्व भी है। आर्थिक मतलब आर्थिक महत्व भी है खरपतवारों से, कैसे होगा। अब यहां पर आपको एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन दिया जा सकता है। आपने देखा होगा एक खरपतवार अपन पढ़े थे कांस खरपतवार। ये जो कांस खरपतवार है इससे क्या करते हैं, गांव के अंदर छप्पर बनाते हैं, मकान के ऊपर वो छप्पर सी बना लेते हैं, तो वो काम आता है। एक याद रखना, कांस हो गया, इससे तो क्या बनाते हैं, छप्पर। इसके अलावा अगर बात करें अपन खरपतवार से, एक और है लेमन घास, नाम सुना होगा खूब, लेमन घास खरपतवार। जो लेमन घास खरपतवार है, लेमन घास खरपतवार है, इससे क्या करते हैं, इसकी जो पत्तियां होती हैं उससे तेल निकाला जाता है। लेमन घास खरपतवार की पत्तियों से तेल निकाला जाता है, वो क्या काम आता है, सौंदर्य प्रसाधन में। आजकल ब्यूटी पार्लर में ध्यान रखना, सौंदर्य प्रसाधन में क्या काम आता है, सौंदर्य प्रसाधन में क्या काम आता है, लेमन घास की पत्तियों से तेल निकाला जाता है, ध्यान रखना। तो वो किस में काम आएगा, लेमन घास, किसमें, आर्थिक महत्व है। एक मृदा सुधारक के रूप में भी। पांचवी बात करें मृदा सुधारक के रूप में, मृदा सुधारक, बहुत से खरपतवार ऐसे होते हैं जो मृदा सुधारक के रूप में भी काम आते हैं। जैसे बात करें जो दलहनी फसलें होती है, दलहनी फसलों में जितने भी खरपतवार लगेंगे वो भी मृदा का नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, मृदा से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। अब देखो दलहनी फसलों में कौन कौन से खरपतवार लगेंगे, आपको ये ध्यान रखना है, दलहनी फसलों में कौन कौन से खरपतवार लगेंगे, तो वो देखो सत्यानाशी हो गया, सेंजी हो गया, सेंजी और सत्यानाशी सबसे ज्यादा लगता है। तो वो क्या करता है, सेंजी और सत्यानाशी, ये दोनों खरपतवार, सत्यानाशी, ये जो दोनों खरपतवार होते हैं ये क्या करते हैं, मृदा सुधारक के रूप में काम में लिए जाते हैं। अब यहां से क्वेश्चन कर लिया जाए कि मृदा सुधारक के रूप में कौन सी मृदाओं को सुधारा जाता है, सेंजी और सत्यानाशी खरपतवार से, तो ध्यान रखना सारीय मृदाओं को, सारीय मृदाओं को सुधारने के लिए कौन से खरपतवार का प्रयोग किया जाता है, तुरंत आंसर आ जाना चाहिए, सत्यानाशी और सेंजी, दोनों खरपतवार। एक अडूसा भी है खरपतवार, उसका भी प्रयोग करते हैं। तो आपको ये बेसिक नॉर्मल एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। ये खरपतवारों के अपन लाभ पढ़ रहे। आगे बात करूं मैं सजावट के रूप में, देखो खरपतवार सजावट के रूप में, सजावट के रूप में बहुत से खरपतवार ऐसे हैं जिनको अपन गांव में या सिटी के अंदर सजावट के रूप में लगाया जाता है। जैसे पहले सबसे पहले सजावट के रूप में किस खरपतवार का प्रयोग किया जाता है, तो आपको तुरंत आंसर देना, लेंटाना केमरा, लेंटाना केमरा। ये जो खरपतवार है सजावट के रूप में काम में लिया जाता है, लेंटाना केमरा, इसको बोलते हैं जराइन। इसका प्रयोग कहां करते थे, पहले कोई भी सड़क है या कोई सड़क के किनारे हो गए, कोई बाग बगीचों के ऊपर सजावट के रूप में, बाड़ के रूप में पहले प्रयोग करते थे। तो इसका प्रयोग कहां का, सजावट के रूप में भी क्या होता है, खरपतवारों का प्रयोग किया जाता है। एक और आता है जैविक कीट रोगों के, जैविक कीट रोग नियंत्रण में, कीट रोग नियंत्रण में ध्यान रखना,
इसमें भी खरपतवारों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ एग्जाम्पल में एक बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है, किस खरपतवार कैसे, अब देखो जैविक कीट रोग नियंत्रण में कीटों को कैसे रोकेगा। देखो एक खरपतवार का नाम है, मैं उसका लिख देता हूं हुल हुल, ध्यान रखना, और ये खोपड़े में बिठा लेना। जो हुल खरपतवार होता है, इससे क्या होती है, बहुत खतरनाक ये ऐसी गंध निकलती है। तो अगर इस खरपतवार को खेत में बो देंगे ना, तो इससे बहुत खतरनाक गंध निकलेगी। वो उस गंध की वजह से कीट भग जाएंगे, खेत से जो कीट लगते हैं फसल के ऊपर वो कीट भग जाएंगे। तो ध्यान रखना, जैविक कीट रोग के नियंत्रण में भी किसका प्रयोग किया जाता है, हुल खरपतवार का। इससे तीव्र या बहुत खतरनाक गंध निकलती है। इसके अलावा आपको पता होगा अन्य भी बहुत से कारण हैं जिसमें खरपतवारों से लाभ मिलते हैं। जैसे मैं बात करूं, एक खरपतवार का नाम सुना होगा आपने, मोथा गांव में खूब मिल जाएगा। जो मोथा खरपतवार होता है, इसके जो ट्यूबर्स होते हैं, मोथे के जो ट्यूबर्स आए थे, तो ट्यूबर से मोथे के जो खरपतवार होता है उसके ट्यूबर से क्या बनाई जाती है, अगरबत्ती। ध्यान रखना, आप ध्यान रखना, क्वेश्चन कर ले, मोथा जो होता है इसके जो ट्यूबर्स होते हैं ना, ट्यूबर, इससे क्या बनाई जाती है, अगरबत्ती। अगरबत्ती उद्योगों में किस खरपतवार का प्रयोग किया जाता है, तो तुरंत आंसर आ जाना चाहिए, वो आता है मोथा। इसके अलावा मैं बात करूं कासनी खरपतवार, आपको पढ़ा चुका हूं कासनी किसका प्रमुख खरपतवार है, कासनी जो खरपतवार होता है, इसके जो बीज होते हैं, कासनी खरपतवार के जो बीज होते हैं, उनको पीस कर जो अपन चाय के साथ कॉफी आप जानते हो अंग्रेजों के देन है, कॉफी के अंदर अगर उसके बीजों को डालेंगे, किसके, कासनी के बीजों, कासनी खरपतवार के बीजों को पीस कर अगर कॉफी के अंदर डालेंगे तो कॉफी का स्वाद ही बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखना, दो एग्जाम्पल है, एक तो मोथे के ट्यूबर्स तो क्या काम आएंगे, मोथे के ट्यूबर से तो अगरबत्ती उद्योग में अगरबत्तियां बनती है, और कासनी खरपतवार के बीजों को पीस कर क्या, कॉफी का स्वाद बढ़ाया जा सकता है। ध्यान रखना, कॉफी का स्वाद, कॉफी में तो वैसे भी स्वाद ही रहता है, लेकिन उसका स्वाद बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, कासनी खरपतवार के बीजों को डाला जाता है। तो ये हो गए इसके लाभ। अब देखो, अब तक पढ़ी अपन ने रामायण, और अब है रामायण का अंत, और अंत भला तो सब भला। तो ध्यान रखना, पूरी जो भी खरपतवार वाला टॉपिक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा, और यहां जिसको समझ में आ गई उसकी बल्ले बल्ले है, जिसको समझ में नहीं आई वो गर्भ जाके अपनी भैंस चराई। अब देखो, अब बात करेंगे खरपतवार नियंत्रण की, और नियंत्रण में से हमेशा एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और वहीं से क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन तो हो सकता है आपके खरपतवारों के नाम पूछ ले, कौन से रबी के, खरीफ के, कौन से क्या, ये पूछा जाता है, लेकिन खरपतवार नियंत्रण में से हमेशा क्वेश्चन आएगा, 100% है। तो इस चीज को आप जरा गौर से समझिए, और शुरू करते हैं। केरी मिनाटी का नाम सुना होगा, मेरे को उसके भी मैं वीडियो देखता हूं, तो केरी मिनाटी की वो आ जाती है, मतलब ले, लेकिन मैं बोल नहीं सकता डिजिटल में। चलिए आप भी केरी मिनाटी, बहुत मेरा प्रशंसक हूं मैं उसका, बहुत बड़ा फैन हूं। केरी मिनाटी सर्च करें आप यूट्यूब पे, बहुत धांसू बंदा है, और जो बात कहता है वो बिल्कुल क्लियर कहता है। अब मैं बात कर रहा हूं खरपतवारों की रोकथाम या उसका नियंत्रण। देखो, एक तो हो गया, समझो आपने खूब पढ़ा होगा किताबों में, सस्य प्रबंधन, सस्य नियंत्रण में क्या क्या करेंगे, खरपतवारों को हाथ से उखाड़ लेंगे, खुरपी से उखाड़ लेंगे, फावड़े से उखाड़ लेंगे, या कैसे भी उखाड़ लेंगे। तो वो चीजें तो आपने पढ़ी होगी, तो ये चीजें पढ़ाने की आपको आवश्यकता भी नहीं है। खरपतवारों को पानी भर दो, दूसरे पड़ोसी के खेत में बेच दो, हाथ से उखाड़ लो खरपतवारों को, खुरपी से, फावड़े से। अपन पढ़ेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सस्य तरीके को नहीं पढ़ के अपन पढ़ेंगे रासायनिक नियंत्रण, केमिकल कंट्रोल। ध्यान रखना, दूसरी विधि पढ़ेंगे अपन रासायनिक नियंत्रण, रासायनिक नियंत्रण, खरपतवारों का रासायनिक नियंत्रण। और रासायनिक नियंत्रण को आपको गौर करके समझना है। मैं बात कर रहा हूं उसमें शाकनाशी। तो पहले तो मैं परिभाषा बता देता हूं शाकनाशी की। शाकनाशी होते क्या, शाकनाशी वे रसायन होते हैं जो खरपतवारों को क्या करते हैं,
नष्ट कर देते हैं या उसकी बढ़वार को रोक देते हैं, उसे क्या कहलाते हैं? शाकनाशी या हर्बिसाइड बोला जाता है। केमिकल कंट्रोल पढ़ रहे हैं, उसके बाद में अपन जैविक कंट्रोल पढ़ेंगे, और दोनों में से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में आपके टपकेगा, तो इन दोनों को आप गौर से पढ़िए। रासायनिक नियंत्रण, तो पहले अपन पढ़ते हैं वर्गीकरण। शाकनाशियों का वर्गीकरण, कितने प्रकार के होते हैं शाकनाशी, ध्यान रखना। तो शाकनाशी होते हैं भाई वो 4 प्रकार के, खोपड़े में बिठा लेना, दोनों कानों के बीच में बिठा लेना। शाकनाशी होते हैं 4 प्रकार के, मैं चारों प्रकार लिख रहा हूं, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, नीचे बोर्ड भर जाएगा। अरे मोटा हो जा रहा भाई, इसको भी मिटा देता हूं मैं। और अपन पढ़ रहे हैं शाकनाशी। शाकनाशी और शाकनाशी हो गए भैया वो 4 प्रकार के। देखो, 1 प्रकार, यह आएगा, यहां लिख देता हूं 2 प्रकार, यहां आएगा 3 प्रकार, यहां आएगा 4 प्रकार। अब देख लो, जिसको समझ में आ गई उसकी बल्ले बल्ले। तो पहला है वर्णात्मक और अवर्णात्मक शाकनाशी। वर्णात्मक, वर्णात्मक और अवर्णात्मक। अवर्णात्मक पहली चीज, वर्णात्मक शाकनाशी कौन से होंगे, अवर्णात्मक शाकनाशी कौन से होंगे। दूसरी है मृदा सक्रिय और पत्र सक्रिय। ध्यान रखना, मृदा सक्रिय व पत्र सक्रिय। पत्र सक्रिय शाकनाशी आ गई समझ में। देखो, शाकनाशी 4 प्रकार के हो गए। पहला वर्णात्मक शाकनाशी, अवर्णात्मक शाकनाशी। दूसरा मृदा सक्रिय और पत्र सक्रिय। तीसरा संपर्क शाकनाशी और स्थानांतरित शाकनाशी। संपर्क, संपर्क शाकनाशी व स्थानांतरित, स्थानांतरित शाकनाशी। और चौथा है, देखो इंपॉर्टेंट है, मृदा जीवाणुनाशक और मृदा धूमक शाकनाशी। मृदा जीवाणुनाशक मृदा जीवाणुनाशक व मृदा धूमक शाकनाशी। अब देखो, एक क्वेश्चन तो ये समझो आपका पेटेंट हो गया, इसको गौर से देख लो। ये होते हैं शाकनाशी। कितने प्रकार के शाकनाशियों का वर्गीकरण हो गया? 4 प्रकार का। पहला वर्णात्मक और अवर्णात्मक। अब देखो, मैं एक एक को डिटेल से बता रहा हूं। बात कर रहा हूं मैं वर्णात्मक शाकनाशी। वर्णात्मक शाकनाशी, वर्णात्मक को बोलते हैं सिलेक्टिव, इसको बोलते हैं सिलेक्टिव, और इसको बोलते हैं नॉन सिलेक्टिव। अब देखो कैसे, मैं एक एक की डिटेल से बता रहा हूं। जो वर्णात्मक शाकनाशी है, या इसको बोलते हैं सिलेक्टिव, तो ये से शाकनाशी ये क्या करते हैं? किसी जाति विशेष के पौधे को ही नष्ट करते हैं। शाकनाशी सिलेक्टिव। अगर अपन मान लो गेहूं है और उसमें गेहूं की फसल बो रखी है पूरे खेत में, ये पूरा खेत है और इसमें गेहूं बो रखा मैंने, ये पौधे गेहूं के, पूरे खेत में गेहूं है, और इस खेत के अंदर कुछ पौधे गेहूं सा खरपतवार के भी है, गेहूं सा खरपतवार को, ये पौधे गेहूं सा खरपतवार के हैं। तो ये है सिलेक्टिव, मतलब वर्णात्मक, मतलब सिलेक्ट। इसका अगर प्रयोग करेंगे ना इस खेत में, तो ये सिर्फ गेहूं सा के पौधे को ही नष्ट करेंगे, बाकी पौधों को नष्ट नहीं करेंगे, गेहूं के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिलेक्टिव, सेलेक्ट कर करके मारेगा ये खरपतवार नाशी। तो ऐसे शाकनाशी जो किसी जाति विशेष के पौधों को ही नष्ट करे, वो कैसे कहलाते हैं? वर्णात्मक या सिलेक्टिव शाकनाशी कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे बात करें, अगर एग्जाम्पल दें तो 2,4-D वर्णात्मक शाकनाशी का उदाहरण है। 2,4-D, ध्यान रखना, 2,4-D ये क्या करेगा? चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार गेहूं के अंदर, ध्यान रखना 2,4-D का प्रयोग क्या करेंगे? गेहूं की फसल के अंदर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने का काम आएगा। लेकिन चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार ही नष्ट होंगे, बाकी कोई नहीं होगा, गेहूं का पौधा नष्ट नहीं होगा। आगे होगी समझ में आपको? तो सिलेक्टिव आप समझ गए। दूसरा मैं बात कर रहा हूं अवर्णात्मक शाकनाशी।
मतलब नॉन सेलेक्टिव, नॉन सेलेक्टिव। अब देखो सेलेक्टिव में तो क्या किया था, सेलेक्ट कर करके मारा था। नॉन सेलेक्टिव मतलब अगर इसको इस रसायन का प्रयोग करेंगे, इस शाकनाशी का प्रयोग खेत में करेंगे तो ये तो पूरा सुपड़ा साफ ही कर देगा, बिल्कुल छोड़ देगा ही नहीं। यहां से पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, अब भी आगे भी भविष्य में पूछा जाएगा। ध्यान रखना सेलेक्टिव में तो सेलेक्टिव का उदाहरण क्या हो गया, 2,4-D। नॉन सेलेक्टिव का उदाहरण एग्जाम्पल पूछा जाता है। नॉन सेलेक्टिव मतलब वे रसायन जो जिसका प्रयोग खेत में करेंगे तो पूरी फसल की फसल भी, खरपतवार भी, जो भी उसके साथ सामने आएगा सब सुपड़ा साफ हो जाएगा, नॉन सेलेक्टिव। अब देखो इसका उदाहरण हमेशा पूछा जाता है, उदाहरण ढंग से याद रख लेना, दिल और दिमाग दोनों में याद रख लेना। अवर्णात्मक शाकनाशी में 3 आते हैं, डाइक्वाट, पेराक्वाट और ग्लाइफोसेट। कौन कौन, डाइक्वाट, पेराक्वाट और ग्लाइफोसेट। 3 शाकनाशी कैसे हो गए, दिल और दिमाग में हो गए अवर्णात्मक। अब यहां देखो अवर्णात्मक शाकनाशी का प्रयोग कहां करेंगे, अवर्णात्मक शाकनाशी का प्रयोग खेत में तो कर ही नहीं सकते। अरे गेहूं सा और अवर्णात्मक शाकनाशी ये लेके आ जाएंगे डाइक्वाट, पेराक्वाट, ग्लाइफोसेट, तो ये तो गेहूं भी साफ हो जाएगा। इन शाकनाशियों का प्रयोग हमेशा कोई बंजर भूमि हो, कोई मान लो रेलवे स्टेशन के पास में जा रहे हैं, रेलवे लाइन के पास में खरपतवार पड़े, वहां कर दो। मतलब कोई बंजर भूमियां होगी, कोई फैक्ट्रियों के आसपास में कोई खरपतवार उग रहे हैं, उनको साफ कर दो। कोई सड़क के किनारे हुआ है, कोई नहरों के अंदर है, वहां करेंगे। बाकी तो वर्णात्मक का तो प्रयोग कहां करेंगे, वर्णात्मक का तो करेंगे सीधा खेत में, सेलेक्ट करेंगे कौन सा शाकनाशी डाल रहे हैं तो वो उसी खरपतवार को मारेगा, बाकी अपनी फसल को नहीं मारेगा। अवर्णात्मक में पूरा सुपड़ा साफ है, किसी को नहीं छोड़ेगा। इसके एग्जाम्पल डाइक्वाट, पेराक्वाट और ग्लाइफोसेट। इसका एग्जाम्पल 2,4-D, एक ही याद रखो 2,4-D। दूसरे की मैं बात कर रहा हूं, ये पहले का काम तमाम। मर्दा सक्रिय और पत्र सक्रिय शाकनाशी। देखो मर्दा सक्रिय इन रसायनों का जो प्रयोग, देखो मर्दा सक्रिय में बांट देता हूं दोनों भाइयों को अलग अलग। मर्दा सक्रिय कौन से शाकनाशी के लिए, इन जो रसायन जिनका प्रयोग फसल की बुआई से पहले या खरपतवार के अंकुरण से पहले किया जाता है ना, वो कैसे कहलाते हैं, मर्दा सक्रिय। अरे मतलब बुआई से पहले ही डाल दो इनको, भूमि के अंदर डाल दोगे तो वो क्या हो गए, मर्दा सक्रिय। या कोई भी मान लो खरपतवार उगेंगे, अंकुरण आएगा ना, खरपतवारों का अंकुरण की अवस्था में डाल दो, मिला दो, मर्दा के अंदर मिला दो। खरपतवार, अब बाजरा बोते अपन और तुरंत वो खरपतवार उग जाते हैं 3-4 दिन में, बाजरा भी निकलता है 3-4, उस समय डाल दो। मतलब खरपतवारों के अंकुरण के समय या मर्दा बोने से, बुआई से पहले डाल दो। ये कैसे खरपतवार क्या होंगे, मर्दा सक्रिय शाकनाशी। अब देखो इसमें एग्जाम्पल पूछा जाता है, एट्राजीन, आपको खूब पता है एट्राजीन। आगे बताऊंगा कब डालते हैं, कौन सी फसल में डालते हैं, आप टेंशन ना लो बिल्कुल। थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूं, मैं बता रहा हूं आपको। इधर चलो, ये लो, इसका एग्जाम्पल मैं दे देता हूं आपको। ये मर्दा था, अब देखो मैं नीचे वालों को मिटा देता हूं थोड़ा सा। याद तो ना आपको, संपर्क, शाकनाशी, स्थानांतरण, इसको थोड़ी सी डिटेल से बताना जरूरी है। ये तीसरा और चौथा पार्ट में। अब देखो मर्दा सक्रिय और पत्र सक्रिय शाकनाशी। मर्दा सक्रिय शाकनाशी वे खरपतवार, वो शाकनाशी कहलाते हैं जो बुआई से पूर्व या खरपतवारों के अंकुरण से पहले डाले जाते हैं, मर्दा में मिला दिए जाते हैं। और इसके उदाहरण है एट्राजीन। ध्यान रखना, एट्राजीन आपको बताऊंगा किस में डालते हैं, कब डालते हैं। इसके अलावा अगर मान लो दलहनी फसलों में अपन डालते हैं पेंडीमेथिलीन, ध्यान रखना। उदाहरण पूछ सकते हैं, मर्दा सक्रिय शाकनाशी कौन से, पेंडीमेथिलीन हो गया, एट्राजीन हो गया, फ्लूक्लोरेलीन, खूब बार जेट छोटे लेवल के एग्जाम में पूछा हुआ, फ्लूक्लोरेलीन, फ्लू
क्लोरेलिन। ध्यान रखना, ये तीनों के एग्जाम्पल याद रख लो आप। तो मर्दा सक्रिय, इनको क्या डालते हैं, या बुआई से पहले या फिर अंकुरण, खरपतवारों के अंकुरण से पूर्व। अब देखो पत्र सक्रिय, पत्र, देखो इन रसायनों का प्रयोग तो कब करेंगे अपने, बुआई से पहले और अंकुरण से पूर्व। पत्र सक्रिय, पत्र यानी यार देखो पंता, गांव में तो पंता ही बोलते, पत्र पत्तों के ऊपर। और पत्तों के ऊपर कब करेंगे, पत्तों के ऊपर कब करेंगे, जब खरपतवारों का अंकुरण हो जाएगा, उस समय जो स्प्रे करेंगे अपन, मारेंगे उन खरपतवार नाशियों को, तो वो पत्र सक्रिय हो गए। मर्दा सक्रिय, मर्दा में पहले ही मिला देंगे। मर्दा में कब मिलाएंगे, ये तो है नहीं भाई कोई बुआई कर दी यार उस समय मिलाएंगे, नहीं, बुआई अंकुरण से पहले या बीजों की बुआई से पहले, ये मर्दा सक्रिय हो गए। और ये पत्र सक्रिय मतलब उग गए खरपतवार, उग गए, उनके पत्तियों के ऊपर स्प्रे कर दो, खत्म। पत्र सक्रिय शाकनाशी मतलब वे रसायन जिनका प्रयोग सीधा पौधों की पर्णीय छिड़काव के रूप में किया जाता है, वे कैसे कहलाते हैं, पत्र सक्रिय शाकनाशी। अब देखो कंफ्यूजन बच्चे क्या होते हैं, इसका जो मेन एग्जाम्पल है वो है 2,4-D, और मैं आपको बता चुका हूं। अब 2,4-D में यहां कंफ्यूज हो जाएंगे, वर्णात्मक, अरे वर्णात्मक तो है वो, लेकिन 2,4-D का जो स्प्रे किया जाता है वो पत्तियों के ऊपर किया जाता है। और आपको एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, गेहूं की में गेहूंसा के लिए आइसोप्रोटिरोन भी किया जाता है, चौड़ी पत्तियों वाले खरपतवारों के लिए 2,4-D, तो वो पत्तियों के ऊपर किया जाता है। तो वो किस में आएगा, पत्र सक्रिय शाकनाशी में भी आएगा, सेलेक्टिव में भी आएगा। सेलेक्टिव का उदाहरण भी 2,4-D होगा, और उसका स्प्रे कब किया जाता है, पत्तियों के ऊपर। तो पत्र शाकनाशी, पत्र सक्रिय शाकनाशी का उदाहरण 2,4-D आपको याद रखना। इसके अलावा आइसोप्रोटिरोन, आइसोप्रोटिरोन, दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, आइसोप्रोटिरोन, ध्यान रखना, ये किस में किया जाता है, गेहूं में, ध्यान रखना। इसके अलावा मैं बात करूं ग्लाइफोसेट, ग्लाइफोसेट देखो डाइक्वाट, पैराक्वाट, ग्लाइफोसेट, देखो ग्लाइफोसेट भी आ रहा, आपको पता है पैराक्वाट भी आ रहा, ये देखो पैराक्वाट भी आ रहा। अरे इसका स्प्रे भी पत्तियों के ऊपर किया जाता है। आप ये मत सोचना कि सर अवर्णात्मक है, अरे अवर्णात्मक हो, लेकिन ये खरपतवार पत्र सक्रिय मतलब इनका प्रयोग तो पत्तियों पे किया जा रहा है। अवर्ण, पहले तो 4 प्रकार से वर्णात्मक अवर्णात्मक सेलेक्ट करके डाल मारेगा, सबको ही मार देगा। अब इनका प्रयोग कहां किया जाता है, इनका पत्तियों के ऊपर किया जाता है। बहुत से खरपतवार नाशी ऐसे हो गए जो मर्दा में किया जाता है, तो ये तो पार्ट है। तो पत्र सक्रिय मतलब वे खरपतवार जिनका प्रयोग क्या किया जाता है, रसायनों के रूप में सीधा पत्तियों के ऊपर किया जाता है, वे कहलाते हैं, पर्णीय छिड़काव के रूप में किया जाता है, वे कहलाते हैं पत्र सक्रिय। तो पत्र सक्रिय के उदाहरण हो गए 2,4-D, आइसोप्रोटिरोन, पैराक्वाट, ग्लाइफोसेट। अगर बात करें मर्दा सक्रिय, एट्राजीन, पेडिमेथिलीन, फ्लोरक्लोरिन, इनका अंकुरण से पहले बुआई से पूर्व कर देते हैं खेतों में। तो 2 प्रकार हो गए। अब मैं मिटा रहा हूं तीसरा टाइप्स। अगर वीडियो समझ में नहीं आए तो एक बार और देख लीजिए। क्या हो रहा आज से, ये मोटा नहीं चल रहा है, आ गया भाई, ये लो। टेंशन ना लो, इससे मिटा देंगे रे। अरे इससे साफ ही कर देते हैं एक साथ, ये लो, अब सबकी टेंशन खत्म। अपन भी वो करेंगे, मतलब अनसेलेक्टिव खरपतवार की बात ही साफ करेंगे। अब देखो तीसरे की मैं बात कर रहा हूं। तीसरा है संपर्क शाकनाशी और स्थानांतरण शाकनाशी। संपर्क शाकनाशी और एवं स्थानांतरित शाकनाशी। अब देखो इसमें तो ऑटोमेटिक ही समझ जाओगे। संपर्क शाकनाशी वे शाकनाशी रसायन जो पौधे के उसी भाग पर अपना पूरा का पूरा प्रभाव छोड़ते हैं। संपर्क,
जो भाग इसके संपर्क में आएगा उसका ही ध्यान रखते हैं केवल। संपर्क मतलब कोई सा रसायन अपन पर्णीय छिड़काव कर रहे हैं। जो पर्णीय छिड़काव मैंने अभी आपको बताया 2,4-D हो गया, पेराक्वाट हो गया, ग्लाइफोसेट हो गया, फ्लूक्लोरिडीन वो हो गया, आइसोप्यूटेरोन हो गया, इनका अपन स्प्रे करते हैं। संपर्क मतलब देखो स्थानांतरित, संपर्क मतलब कोई भी रसायन, ये पौधा है, ये पौधा बना देता हूं मैं, ये पत्तियां बना दिया, मैं चित्रकार नहीं हूं, डिजाइनर नहीं हूं, ये पौधा बना दिया मैंने, इसका एक तना ये भी है और पत्तियां इसकी, कुछ भी समझ लो आप, ये लो। वे रसायन जो अब मैंने यहां स्प्रे किया और इसकी ये पत्ती पे स्प्रे हुआ, यहां इसके भी हो गया इस पत्ती के ऊपर, तो यही खत्म होगी केवल, पूरा पौधा खत्म नहीं होगा। वे रासायनिक, वे शाकनाशी रसायन जो पौधे का कोई भी भाग जो संपर्क में आएगा उस रसायन के, वो ही खत्म हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा। ध्यान रखिए, ध्यान रखना, अगर पत्ती के ऊपर स्प्रे हो रहा तो पत्ती खत्म, तने के ऊपर हो रहा तना खत्म, शाखा के ऊपर हो रहा शाखा खत्म, और अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो ये पूरा पूरा पौधा सेफ रहेगा। मतलब पत्ती संपर्क, जो भी संपर्क में आएगा वो ही खत्म होगा, बाकी नहीं होंगे। ऐसे रसायनों का प्रयोग करें तो ध्यान रखने चीज बात है कि पूरे पौधे पे स्प्रे करो आप। अब इसके उदाहरण कौन से हैं? पेराक्वाट और डाइक्वाट। ध्यान रखना, इसका उदाहरण है पेराक्वाट, पेराक्वाट और डाइक्वाट, पेराक्वाट और डाइक्वाट। ध्यान रखना, ये किसके उदाहरण है? संपर्क शाकनाशी। दूसरा स्थानांतरित शाकनाशी, ये चित्र वैसे ही मैं बना दिया, ये वापस ये लो, स्थानांतरण शाकनाशी। अब यहां पर मैंने स्प्रे किया इस पत्ती के ऊपर, तो स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर यहां किया और पूरे पौधे के तने में, जड़ों तक भी वो शाकनाशी का प्रभाव चला गया। मतलब एक जगह डाला, पूरे पौधे के अंदर फैल गया, उसकी जड़ों में, अंगों में, तने में, पत्तियों में, सब जगह। मतलब वे रासायनिक पदार्थ, वे शाकनाशी जिनका स्प्रे या किसी भी भाग संपर्क में आने पर पूरे पौधे के अंदर उसका प्रभाव फैल जाए, वे कैसे कहलाते हैं? स्थानांतरित शाकनाशी। ट्रांसफर हो गया, यहां संपर्क, जो संपर्क में आएगा वही जाएगा। कोरोना में जो संपर्क में आएगा उसी को कोरोना होगा, बाकी को क्यों होगा? और बहुत से रोग ऐसे हैं जिसको जो संपर्क में आएगा, तो इसलिए संपर्क में किसी के नहीं आना। अपन को मस्त रहना, अकेले रहना, जिंदा रहना, अकेले जिंदगी काटना, मस्त रहना। स्थानांतरित मतलब जहां पड़ेगा पूरे शरीर में फैल जाएगा। अब वो कौन कौन से? अब आपको पता होगा 2,4-D किसका उदाहरण आएगा? 2,4-D, 2,4-D ये क्या होगा? अपन गेहूं के फसल में डालते हैं, गेहूं से में डालते हैं, गेहूं से में थोड़ी सी बूंद गिरेगी, पूरा गेहूं सा का पौधा ही साफ। आइसोप्यूटेरोन, आइसोप्यूटेरोन ये गेहूं में डालते हैं, चौड़ी पत्ती वाले गेहूं सा। ग्लाइफोसेट, देखो यहां कंफ्यूज मत होना, पेराक्वाट डाइक्वाट ये अलग अलग हो गया, पेराक्वाट डाइक्वाट और ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट पूरा साफ हो जाएगा, एक बूंद भी गिर गई तो पूरे पौधे के अंदर फैल जाएगा। तो ये कैसे हो गए? स्थानांतरण शाकनाशी। अब आगे पढ़ते हैं, देखो चौथा और अंतिम। चौथा बताया था मैंने, मर्दा जीवाणुनाशक और धूमक शाकनाशी। मर्दा जीवाणुनाशक और मर्दा धूमक शाकनाशी। देखो इंपॉर्टेंट है, ये जो शाकनाशी होती है मर्दा जीवाणुनाशक, इसमें क्या होता है? देखो ये क्या करते हैं, मर्दा में वनस्पति के साथ जो पौधे, पेड़ पौधे, वनस्पति रहती है ना, उनके साथ साथ क्या करते हैं? जीवाणुओं को भी क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं। वनस्पति के साथ साथ जितने भी जीवाणु होंगे उन सबको नष्ट कर देंगे।
और जो ये रसायन होते हैं ना, ये शाकनाशी, मर्दा जीवाणुनाशक, मर्दा के अंदर जीवाणु को नष्ट करेंगे। लेकिन ऐसे रसायन, इनका प्रभाव हमेशा 4-5 महीने तक ही रहता है। 4 माह मानो, ऐसे रसायनों का प्रभाव हमेशा मर्दा के अंदर 4 माह से लगभग 1.5-2 साल तक रहता है। इसका उदाहरण देखा जाए तो डाईयूरोन, ध्यान रखना डाईयूरोन, इसका उदाहरण पूछा जा सकता है। डाईयूरोन ये किसका उदाहरण है? मर्दा जीवाणु, मर्दा के अंदर जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। वे रासायनिक जो वनस्पति के साथ साथ में मर्दा में जो जीवाणु रहते हैं उनको नष्ट करने में काम आता है। एक आता सीमेजीन, बताऊंगा आगे किसमें डालते हैं, मक्का में। सीमेजीन, एट्राजीन, एट्राजीन ये किसके उदाहरण है? मर्दा जीवाणु नाशक के। ध्यान रखना। मर्दाधूमक क्या कहते हैं? मर्दाधूमक अरे गैस के रूप में, वाष्प के रूप में मर्दा में फैला। अगर ऐसे रसायन, मान लो ये खेत है और ये मर्दाधूमक कोई भी शाकनाशी, वो है शाकनाशी, जैसे मान लो कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, इसका कार्बन डाइसल्फाइड, ये गैस के रूप में रहते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड होगी। इसके अलावा मिथाइल ब्रोमाइड, नाम सुना होगा आपने, मिथाइल ब्रोमाइड। ये दो ही उदाहरण है, मिथाइल ब्रोमाइड। इनका क्या कैसे प्रयोग करेंगे? मर्दा के अंदर क्या करेंगे? गैस के रूप में छिड़क देंगे इस पूरी मर्दा के ऊपर, गैस के रूप में या वाष्प के रूप में। ये पूरे खेत में फैल जाएंगे और वनस्पति को क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे। तो वे रसायन जो मर्दाधूमक के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, इनको क्या करते हैं? गैस के रूप में या वाष्प के रूप में वनस्पति के ऊपर फैला देंगे, जिससे क्या कर देंगे? ये मर्दा में 1 महीने तक जितने भी खरपतवार होंगे सब साफ हो जाएंगे। इसका प्रभाव हमेशा 1 महीने रहता है, जबकि मर्दा जीवाणुनाशक का प्रभाव औसत 4 महीने से 2 साल तक बना रहता है। उदाहरण की बात करें तो डाईयूरोन सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है, सीमेजीन और एट्राजीन। अगर इधर की बात करें तो मिथाइल ब्रोमाइड और कार्बन डाइसल्फाइड क्या है? मर्दा धूमक के रूप में माना जाता है। अब देखो, अब अपना आगे पढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज। चलो एक बार आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखो आगे बात करें अपन, और वो इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा था आपको, थोड़ी सी बात बताना जरूरी है। जो जितने भी ये शाकनाशी, पहले अपन जैविक पढ़ते हैं, केमिकल अपन ने पढ़ लिया, जैविक। देखो जैविक की बात करते हैं अपन, बाद में ये चीजें पढ़ेंगे अपन। पहले जैविक नियंत्रण, रासायनिक नियंत्रण पढ़ा आपने, जैविक नियंत्रण। देखो जैविक नियंत्रण, और जीवों से भी खरपतवारों का नियंत्रण किया जाता है। जीवों से भी क्या किया जाता है? खरपतवारों का नियंत्रण किया जाता है। इसमें क्या करते हैं? देखो 3 नियंत्रण है। सस्य नियंत्रण, सस्य नियंत्रण में मैंने आपको नहीं पढ़ाया, वो इसलिए नहीं पढ़ाया, हाथ से उखाड़ना, खरपतवारों को जला देना, नष्ट कर देना, और फावड़े से कूदना, खुरपी से कूदना, वो आपको पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है, आप खुद भी पढ़ लोगे। दूसरा रासायनिक नियंत्रण मैंने पढ़ा दिया, शाकनाशियों का वर्गीकरण बता दिया, कौन कौन से उदाहरण बता दिया। तीसरा पढ़ रहे अपन जैविक नियंत्रण, खरपतवारों का जैविक नियंत्रण। जैव नियंत्रण का मतलब होता है कोई भी परजीवी हो या परभक्षी हो या रोगाणुनाशक की वह क्रिया, देखो मैं वैज्ञानिक तरीके से बोल रहा हूं, जैव नियंत्रण परजीवियों, परभक्षियों और रोगाणुओं की वह क्रिया होती है जो कोई दूसरे जीव को लाकर या उसकी संख्या, ऐसा जीव लेके आएंगे, जीव तो मेरे भी है आपके भी है, ऐसा जीव लाएंगे जो उन खरपतवारों की संख्या को या उसके घनत्व को कम कर देता है। अब ऐसे कैसे होगा? और एक खेत है, ये मेरा खेत है और इसमें खरपतवार ही खरपतवार हो रहे हैं, खूब हो रहे हैं, तो मैं ऐसा जीव लाऊंगा जो यहां छोड़ दूंगा ना, तो ये क्या होगा? इसकी संख्या को कम कर देता है या इसके घनत्व को कम कर देगा, उसकी संख्या वृद्धि को कम कर देगा। अब ऐसे ही आपको उदाहरण बता रहा हूं मैं, 4-5 उदाहरण है जैव नियंत्रण वाले, और वो ध्यान रखना, वहां से आपको एक क्वेश्चन टपकेगा, टपक सकता है। देखो 4 है। एक तो 1921 की बात है, मित्र कीट लाए थे अपने भारत वाले, मित्र कीट लेके आए थे। देखो एक तो इधर तो लिख लेना आप सन लिख लेना, इधर लिख लेना मित्र कीट का नाम, मित्र कीट।
मित्र कीट। देखो मित्र कीट का नाम, कौन सा मित्र कीट लेके आए थे? एक किस खरपतवार को मारने के लिए लाए थे? इधर लिख लेना खरपतवार, खरपतवार, और एक लिख लेना देश, कौन से देश से लेके आए थे? भारत में क्या हुआ? जैविक नियंत्रण के लिए विदेशों से खरपतवारों को नियंत्रण के लिए, जैविक नियंत्रण के लिए क्या किया था? कुछ मित्र कीट लेके आए थे। अब देखो कब लाए थे, और ये चारों जिसको याद हो गए समझो एक क्वेश्चन पैटर्न सही है। सन 1921 की बात है। देखो मैं इधर लिख देता हूं 4, 1921 पहली चीज। दूसरा लिखता हूं 1926, ध्यान रखना। तीसरा लिखता हूं 1982, और चौथा था शायद 1983। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये जो 1982 है ना, कुछ 4-5 गाइडों में अलग है, 4-5 गाइडों में अलग है, लेकिन जो ऑथेंटिक किताब है डॉक्टर अभय सिंह व्यास और मोहन सिंह सखावत जी की, उस किताब में 1982 दे रखा है। बाकी आप SR कांटवा जी की या कोई और भी किसी की पढ़ रहे हो तो उनमें ये सन एक्सचेंज है। बाकी मैं इसको ऑथेंटिक मान रहा हूँ तो मैं उसी आधार पर पढ़ा रहा हूँ। तो कोई बच्चे कमेंट्स के माध्यम से ये ना लिखे कि सर उसमें आपने गलत लिख दिया। तो आपके जो इच्छा हो, जो मर्जी हो, आप उसको भी तैयार, उसके आधार पे भी इसको मान सकते हो। बाकी जो मैं बता रहा हूँ ये ऑथेंटिक किताब से लिया गया डाटा है। सन, इस सन में 2-3 किताबों में एक्सचेंज था, इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ। देखो सन विदेश से मंगाए थे। अब ये मित्र कीट का नाम क्या था? इसका नाम था क्रोसीडोसोमा लेंटाना। क्रोसीडोसोमा, ध्यान रखना, क्रोसोडिसोमा लेंटाना, ये तो था मित्र कीट का नाम। क्रोसोडिसोमा लेंटाना, ये तो था मित्र कीट का नाम। अब क्यों लाए थे इस मित्र कीट को? भारत के अंदर लेंटाना केमरा खरपतवार पहुंच गया था। लेंटाना केमरा, ये जो खरपतवार है ना, ये बहुत फैल गया था, तो इस मित्र कीट को लाके छोड़े यहां पर, तब जाके कंट्रोल हुआ। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि किसके लिए लेके आए, कहां से लेके आए थे? और ये लाए थे ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखना, कहां से लेके आए थे? ऑस्ट्रेलिया। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, देशों के नामों में भी कंफ्यूजन है, ध्यान रखना। बहुत सी किताबों में गलत है, आप जो भी चीज पढ़े ऑथेंटिक पढ़े, अच्छी पढ़े, ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया देश से लाए थे, यहाँ भी देशों के नामों में बहुत सी किताबों में गलत दिया हुआ, ध्यान रखना। सन भी गलत दिया हुआ है। आपको जिस किताब अच्छी लगे, जो ऑथेंटिक लगे, और मैं राजस्थान के बच्चों से तो ये कहना चाहूंगा जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको पास किताबें उपलब्ध ना हो, ऑथेंटिक किताबें ना मिले, क्योंकि ऑथेंटिक किताबें जो हिंदी ग्रंथ अकादमी किताबें राजस्थान में हर स्टोर पे नहीं मिल पाएगी, तो इससे बेटर है आप जो कृषि पंत भवन है, कृषि पंत भवन जो कृषि विभाग है, आपके सभी एग्जाम्स वो ही कंडक्ट करवाता है, उन्हीं की तरह विज्ञप्ति जारी की जाती है। तो कृषि विभाग है राजस्थान में, जयपुर उसका मुख्यालय कृषि पंत भवन, ये राजस्थान हाई कोर्ट और सचिवालय के पास में, दोनों के बीच में। तो आप वहां जाइए, और आई थिंक 239 नंबर रूम में बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, जहां पर कोई 10,000 बुक्सें पड़ी है। तो आप आराम से वहां जाइए, जो भी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स नहीं मिले, ऑथेंटिक किताबें नहीं मिले, अच्छे डाटा, वहां पर आपको 10,000 बुकें मिल जाएगी। तो आराम से पूरे, मतलब एग्रीकल्चर की ऐसी कोई किताब नहीं वो वहां नहीं मिलेगी, सब किताबें। आराम से जाइए, आपके जो सिलेबस को लेके जाइए, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो किताब आपको अच्छी लग रही है उनकी फोटो खींचिए, फोटोकॉपी करवा के लेके आ सकते हो, आप आराम से वहां से लेके आ सकते हो, या वहां पढ़ भी सकते हो। आपको लेटेस्ट डाटा भी वहां मिल जाएंगे, हर चीज के, फ्रूट्स के, वेजिटेबल के, सब। तो आप टेंशन ना लें। बाकी आपका आधा काम मैं कर रहा हूँ, मैं आपको समय समय पर उपलब्ध कराता रहूंगा। डाटा की आप टेंशन ना ले, जो लेटेस्ट डाटा है, करंट डाटा, आपके एग्जाम से पहले मैं आपको पूरा करवा दूंगा। आप देखिए, ये मित्र कीट लेके आए थे, ऑस्ट्रेलिया से लेके आए थे। भारत में लेंटाना केमरा खरपतवार ज्यादा फैल गया था, इसको रोकथाम के लिए लाए थे। दूसरी बात 1926 में लाए थे डेक्टाइलोपियंस, ध्यान रखना, मित्र कीट का नाम बता रहा हूं, डेक्टाइलोपियंस ओपेंसी, या ओपेंसी भी बोलते हैं, डेक्टाइलो। डेक्टाइलोपियंस ओपेंसी, ओपेंसी बोल दो, ओपेंसी बोल दो, घर की बात है। देखो ये जो मित्र कीट का नाम था, और ये भारत के अंदर एक नागफनी खरपतवार ज्यादा हो गया था। नागफनी,
नागफनी खरपतवार ज्यादा फैल गया था, उसकी रोकथाम के लिए आए थे डेक्टाइलोपियंस ओपेंसी। और ये कहां से लाए थे, याद रखना, यूएस, अमेरिका बोल दो, अमेरिका, अमेरिका से लाया गया था। आयातित देश का नाम है अमेरिका। तीसरी में बात कर रहा हूं 1982 की, ये लाए थे निकोटियाना ब्रूची, निकोटियाना ब्रूची, निकोटियाना ब्रूची, ध्यान रखना। और ये भारत में आपको पता बहुत खतरनाक और अभी भी फैली हुई जलकुंभी, और समुद्री इलाकों में तो जलकुंभी बहुत खतरनाक, जलकुंभी, जलकुंभी के लिए लाए थे, जलकुंभी की रोकथाम के लिए। और जलकुंभी इतनी खतरनाक फैल गई थी। और ये लाए कहां से थे, ये लाए थे प्यारे बच्चों ब्राजील देश से, ब्राजील जहां पर सबसे ज्यादा गायें पाई जाती है, ब्राजील विश्व में सबसे ज्यादा गायें पाई जाती है ब्राजील में, वहां से लेके आए थे। लास्ट एंड है जाइगोग्रामा बाइकलराटा, जाइगोग्रामा ग्रामा बाइकलराटा। देखो ये मित्र कीट लेके आए थे, ये लाए थे गाजर घास, बहुत खतरनाक खरपतवार है गाजर घास। आप बहुत से बच्चे सोचते हैं तो गाजर है, गाजर नहीं है, गाजर घास, गाजर घास खरपतवार के लिए लाए थे। और कहां से लाए थे, ये लाए थे मैक्सिको, 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 मैक्सिको। तो ये थे इसके नाम, आयातित देशों के नाम, सन कौन सा आयत मित्र कीट था और किस खरपतवार का नाम क्या था, ये याद होना आपको बेहद जरूरी है इस टॉपिक से। चलो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो आप। इसके बाद में आगे, सॉरी स्क्रीनशॉट तो आएगा ही नहीं, आगे पढ़ते हैं। देखो अब मैं आपको एक वो बता रहा हूं, 5-7 फसलें बता रहा हूं, इनको कब इसका वो करते हैं, शाकनाशी का प्रयोग करते हैं। अब मैं वो सारणी के टाइप में बता रहा हूं आपको, 4-5 आप जरूर याद रखिए। देखो मैं वैसे बोल बोल के बता देता हूं। आपको पता है 2,4-D, 2,4-D किस में प्रयोग में लेते हैं, गेहूं में लेते हैं। अब 2,4-D का प्रयोग कब करते हैं, देखो मैं बता देता हूं। 2,4-D में 5-7 शाकनाशियों के नाम बताता हूं। 2,4-D जो कि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ये लेते हैं अपन चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों में, ये सब जानते हो आप, चौड़ी पत्ती वाले में, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों में। अब यहां से क्वेश्चन आ सकता है किस में लेते हैं, खासकर गेहूं में लेते हैं, 2,4-D का प्रयोग गेहूं में लेते हैं। अब ध्यान रखना कब लेते हैं, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को, गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को रोकथाम के लिए 2,4-D का प्रयोग बुआई से कितने दिन बाद में किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 30 से 35 दिन बाद में, 30 से 35 दिन बाद में। अब देखो इसका प्रयोग कब करेंगे, बुआई के बाद करेंगे, 30-35 दिन बाद में, समय पूछ ले आपको, ध्यान रखना। एक मैंने बताया था एट्राजीन, एट्राजीन याद रखना हमेशा मक्का और गन्ना में ली जाती है, एट्राजीन, एट्राजीन किस में लेंगे, मक्का और गन्ना, गन्ना में। अब देखो एट्राजीन कब लेंगे, मेन बात ये है अंकुरण से पूर्व, ध्यान रखना। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। एट्राजीन का प्रयोग मक्का और गन्ने में कब लेते हैं, अंकुरण से पूर्व, अंकुरण से पूर्व, ध्यान रखना, अंकुरण से पूर्व इसका प्रयोग किया जाता है। एक आपको पूछे ब्यूटाक्लोर, ब्यूटाक्लोर भी पूछा जा सकता है। ब्यूटाक्लोर आप जानते हो धान के अंदर लेते हैं, और धान के अंदर लेते हैं तो अपन धान की रोपाई करते हैं ना, उसके लगभग 7 दिन के अंदर अंदर करते हैं, धान को रोपाई करेंगे उस समय लेते हैं अपन ब्यूटाक्लोर। तो ये भी आपको कोई खास इंपॉर्टेंट मान लो। एक क्वेश्चन खूब बार पूछा हुआ जेट लेवल पे, फ्लूक्लोरेलिन, फ्लूक्लोरेलिन, और 3-4 स्टार लगा लेना, फ्लू क्लोरेलिन, ध्यान रखना फ्लूक्लोरेलिन, और इसी को बोलते हैं बेसालीन, फ्लूक्लोरेलिन या बेसालीन, ध्यान रखना। बेसालीन भी आ सकता है एग्जाम में, आजकल बेसालीन ही देगा। बेसालीन का प्रयोग कब किया जाता है, बेसालीन शाकनाशी का प्रयोग किस फसल में किया जाता है, तो ध्यान रखना आपको तिलहन और दलहन में किया जाता है, तिलहनी में और दलहनी में, दलहनी में। और कब किया जाता है, ये क्वेश्चन खूब बार आया हुआ है, तिलहनी और दलहन। इसका जो प्रयोग करते हैं अपन बुआई से पहले ही कर देते हैं मर्दा में मिलाकर, तो किस इसका करते हैं मर्दा, बुआई से पूर्व। छींक आ रही है मेरे को, कोई याद कर रहा है, अब याद तो कौन करेगा भाई,
बुआई से पूर्व करेंगे अपन, और किसमें, मर्दा में मिलाकर, मर्दा में मिला देंगे। छींक आती है तब कोई ना कोई याद करता। अब इस उम्र में तो कौन करेगा, घर वाले करेंगे, माँ बाप करेंगे, भाई मेरा बेटा सुखी सलामत रहे। अब देखो बुआई से पूर्व मर्दा में मिलाएंगे किसको, बेसालीन को। इसके अलावा और अगर एग्जाम में देखो, ये इंपॉर्टेंट, ग्लाइफोसेट मैंने बताया था, ग्लाइफोसेट। तो ग्लाइफोसेट का जो प्रयोग किया जाता है ना, वो आपको मैं बता ही चुका हूं, अकृषि क्षेत्रों में किया जाता है, जहां पर कोई वनस्पति नहीं, वनस्पति तो हो लेकिन वहां कोई फसल नहीं हो, कोई रेल वाले क्षेत्रों में, रेल की पटरियों के पास, कोई फैक्ट्रियों के पास। और कब करते हैं ग्लाइफोसेट का प्रयोग, जब खरपतवार उग जाते हैं ना, तो उसका खरपतवार का अंकुरण के बाद ही करेंगे, क्योंकि तो सूबड़ा साफ कर देगा, अगर बीज बनने से पहले करते हैं या अंकुरण के बाद में करते हैं। एक है पेडीमिथेलिन, पेडीमिथेलिन, तो इसका प्रयोग भी करते हैं अपन तिलहनी फसलों में, दलहनी फसलों में, तिलहनी और दलहनी फसलों में करेंगे, और इसका भी प्रयोग करते हैं अंकुरण से पहले करते हैं। तो ये थे इंपॉर्टेंट कुछ शाकनाशी जिनका प्रयोग कब करते हैं। आइसोप्रोटेरोन आप जानते हो, आइसो जो प्रोटेरोन होता है वो गेहूं के अंदर ही इसका प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना छोटे बच्चे, गेहूं के अंदर। अब देखो रे, एक क्वेश्चन ज्यादा जाता, टॉपिक के अंदर से एक क्वेश्चन बताता जा रहा हूं जाता जाता, और जाता जाता जो पकड़ लिया ना इस क्वेश्चन को, उसकी जिंदगी सेट है, नहीं तो मेरी तरह आप जानते हो क्या होगा, जिंदगी सेट है। इस क्वेश्चन को जाते जाते, जो मेरे पापा भी बोलते हैं कि भागता चोर का रूंगत्या आता है, रूंगत्या ही सो का, समझ पा रहे हो, रूंगत्या बोलते हैं बालों को, कि भागते, हिंदी में कहावत भी है, बगते चोर की लंगोटी आता है, लंगोटी अच्छी। तो अब ये क्लास खत्म हो रही है खरपतवार की, और लास्ट टॉपिक है, लास्ट चीज बता रहा हूं, और बिल्कुल बेसिक बताऊंगा, थोड़ा सा इसको समझ में आ गया तो ये समझो एक आध का क्वेश्चन तो उसका सही हो जाएगा। देखो परजीवी क्या होते हैं, अभी आया था परजीवी, इसको जो समझ गया ना वो समझ गया, गंगा मैया में ना लेगा। परजीवी देखो, परजीवी प्रकार, देखो कोई भी दूसरे के ऊपर आश्रित रहेगा वही है परजीवी, पराये जीव पर आश्रित रहना। अभी मैं मेरे मम्मी पापा पर आश्रित हूं, तो मैं भी तो उनके लिए परजीवी हूं। देखो परजीवी होते हैं, आपको एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछते हैं, और खूब बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन को, तो मैंने थोड़ा सा एक लॉजिक लगाया इसमें। देखो परजीवी बहुत पूछते हैं, तना परजीवी क्या है, जड़ परजीवी क्या है, संपूर्ण तना परजीवी का उदाहरण, संपूर्ण तना परजीवी का उदाहरण। तो देखो एक तो परजीवी होता है तना, तना परजीवी, और एक होता है जड़ परजीवी, जड़ परजीवी। एक हो गया तना परजीवी, इसको समझ लिया। परजीवी हो गए दो प्रकार के, तना परजीवी और जड़ परजीवी। अब तना परजीवी भी दो प्रकार का हो गया, देखो मैं बना देता हूं, ये भी कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का। इधर ऐसे नहीं लिखेंगे अपन, ये बीच बीच में टमकियां मल जाती है, टमकियां मलना जानते हो ना। तना परजीवी दो प्रकार का हो गया, देखो ये लो, एक तो हो गया संपूर्ण, संपूर्ण, और एक हो गया अर्ध, अर्ध, या इसको बोल दो आंशिक, आंशिक नहीं है, आंशिक है, ध्यान रखना। बहुत से भगत लोग आंशिक समझ जाएंगे, आंशिक है बेटा, वो शुद्ध लिखा हूं मैं आंशिक। जो जड़ परजीवी है ये भी दो प्रकार का हो गया, कौन कौन सा, संपूर्ण, और एक हो गया अर्ध। अर्ध, या ये भी हो गया आंशिक, आंशिक। अब देखो मैं बता रहा हूं, इसको समझना, देखो ठंडे दिमाग समझना, कोई दिक्कत नहीं। परजीवी हो गए दो प्रकार के, तना परजीवी और जड़ परजीवी। परजीवी
तना परजीवी भी दो प्रकार का, संपूर्ण और अर्ध। अब देखो मैं इसको अगर ऐसे बोल दूं, संपूर्ण तना परजीवी या अर्ध तना परजीवी, एक ही बात है। अरे छह तो तना परजीवी, एक तो हो गया संपूर्ण तना परजीवी, एक इसको बोल दूं अर्ध तना परजीवी। उदाहरण बताऊंगा, अब वही है मैन, और वहीं से क्वेश्चन आता है। इसको मैं बोल सकता हूं संपूर्ण जड़ परजीवी, इसको बोल सकता हूं अर्ध जड़ परजीवी। तो कोई किसी को ऐतराज नहीं, कोई गालियां थोड़ी निकालेगा मेरे को। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी मैं बता रहा हूं आपको। एक सूत्र है और उसका नाम है CLOS और इसको बोलते हैं क्लोज। ये याद रख लेना आप तो खोपड़े में, क्लोज, CLOS। सी मतलब क्या होता है, कसकूटा। लाल पेन से लिखूंगा मैं या लाल से ही लिख देता हूं। इसको बोलते हैं कसकूटा। बेटा पेन ही अलग अलग चल रहा है, सतरंगिया पेन चल रहा है। शायद ये एग्रोनॉमी की लास्ट क्लास है इसलिए चल रहा है। इसको बोलते हैं कसकूटा। सी मतलब कसकूटा, CLOS। आपको ध्यान रखना क्या, क्लोज। सी मतलब कसकूटा, L मतलब लोरेंथस, L मतलब लोरेंथस, कसकूटा लोरेंथस। O मतलब ओरोबंकी, O मतलब ओरोबंकी, और S मतलब स्ट्राइगा, स्ट्राइगा। ध्यान रखना, ये चार नाम याद रख लो। परजीवी कितने प्रकार के हो गए, दो, तना और जड़। तना परजीवी, संपूर्ण तना परजीवी, अर्ध तना परजीवी या आंशिक तना परजीवी। जड़ परजीवी भी दो प्रकार के। अब देखो आप घबराओ मत, तो ये इतना याद नहीं करना आपको, सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पे पूछेगा एग्जामिनर, और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो देखना आपको। देखो कसकूटा, कसकूटा मतलब, कसकूटा होता है अमरबेल। ध्यान रखना, अमरबेल लिख देता हूं मैं, अमरबेल। और अमरबेल किसमें लगती है, आपको यही ध्यान रखना, अमरबेल जो खरपतवार है वो किसमें लगता है, और वो लगता है रिंजका। किसमें लगती है, रिंजके में। अरे रिंजके में ही तो लगता है अमरबेल। अरे कसकूटा वही बात है, अमरबेल। लोरेंथस, जो लोरेंथस है, लोरेंथस L, लोरेंथस लगता है बागवानी, जो भी बगीचे होते हैं ना बागवानी में, आम के बगीचे में लग गया, केले के में लग गया, बागवानी में लगता है खरपतवार लोरेंथस। ओरोबंकी की बात कर लूं मैं तो ओरोबंकी आप जानते हो किसमें लगता है, सरसों, सरसों, सरसों में। या कुर्सी फेरी कुल समझ लो आप, कुर्सी फेरी, कुर्सी फेरी कुल, कुल की सब फसलों में। कुर्सी फेरी कुल की फसलों में कौन सा परजीवी, ध्यान रखो, ओरोबंकी। ओरोबंकी है संपूर्ण जड़ परजीवी, ओरोबंकी है संपूर्ण जड़ परजीवी। लोरेंथस है अर्धतना परजीवी, अर्धतना परजीवी। कसकूटा है या अमरबेल है संपूर्ण तना परजीवी। और 2008 ऐसे ही क्वेश्चन आए थे, मेरे खुद का जेट में गलत हो गया था। अब मैं आपको बता रहा हूं, स्ट्राइगा की बात करें, स्ट्राइगा तो ये लगता है अपने जवार में, जवार, देखो जवार में। अब यहीं से क्वेश्चन आएगा और यहीं कंफ्यूज हो जाओगे। अगर जिसके 4 नंबर ज्यादा आ गए तो 4000 बच्चों से ऊपर पहुंच जाएगा अगर इस सारणी को याद कर लिया तो। बेटा खरपतवार हार्ड है मानता हूं, लेकिन ये बहुत बेसिक और इजी तरीके से मैंने समझा दिया। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को 2 बार नहीं 3 बार देख लो। नहाते समय भी वीडियो को चलाओ, कानों में लीड लगा के आराम से चलाते रहो, इसको सुनते रहो। और अगर ये सब चीजें समझ में आ गई, कल की क्लास खरपतवार की और आज की 2 क्लासों में आपका खरपतवार हो गया। अगर जिसको समझ में आ गई वो आराम से मस्त होकर क्लास को ले, 2 बार देखे, क्योंकि अगर ये क्लास आपको समझ में आ गई तो आपका एक क्वेश्चन सही है। एक क्वेश्चन का मतलब 4 नंबर है, 4 नंबर का मतलब 4000 बच्चों से आप ऊपर हो। और ये जो आप दिख रहे हो ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का, ये है। और एक जो शाकनाशी पढ़ाया था मैंने रासायनिक, वो
और जैविक वाला। तीनों चीजें आप ढंग से याद कर लेना। बाकी खरपतवारों को नाम याद करो मत करो, कौन से एक वर्षीय बीज पत्री के आधार पे प्लांट डीकड़ा, वो चीजें आप इतना गौर ना करें, कोई इश्यू नहीं अगर आप इस, क्योंकि जो क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, चाहे कृषि पर्यवेक्षक हो, चाहे IBPS एस हो, बैंक हो, चाहे WO हो, चाहे यूपी कैटेट हो, चाहे यूपी AGT हो, चाहे कोई सा भी ICR जेट भी हो, जो किसी में भी हो, इनसे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और ध्यान रखिए आपकी एग्रोनॉमी का लगभग कंप्लीट कोर्स आज हो चुका है। कल से अपन हॉर्टिकल्चर की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं कल हॉर्टिकल्चर